हेलो, नमस्कार, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। आज के हमारे प्रतिबद्ध सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं पिछले सेशंस जो हैं आप लोग देख चुके हैं एंड उसके आपने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए हैं। सो आज का जो सेशन है दैट इज इन कंटिन्यूएशन विद अवर ऑनगोइंग थीम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया। पिछले सेशन में हमने मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनसे जुड़ी हुई स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, प्रेजेंट प्रॉस्पेक्ट्स, ट्रेंड्स और आगे क्या हो सकता है उसमें वो सारा डिस्कस कर लिया है। आज का जो सेशन है उसी के कंटिन्यूएशन में है। वी आर गोइंग टू टेक अप द सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया एंड देन सब्सिक्वेंटली हम मूव करेंगे हमारे पीवाईक्यूज पे, कैसे इस कंटेंट के बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत एक क्रूशियल पार्ट रहता है। बच्चा कंटेंट कवर कर लेता है बट उसको ये नहीं समझ में आता हाउ टू राइट और हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चंस, राइट। और जो कंटेंट सर आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आई विल प्रोवाइड यू अ क्यूआर कोड। आपको लिंक जो है वहां पे मिल जाएगा। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है इस वीडियो का, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए, जहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। तो कल तक पिछला सेशन जो था वहां पे हमने मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट कर लिया था। नाउ स्टार्टिंग विद द सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया। देखिए, जब हम सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहा है, पर्टिकुलरली जब हम इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अदरवाइज हम जब मेजरली दुनिया में बाकी इकोनॉमीज की बात करते हैं तो वी हैव सीन दैट देयर ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी हैज बीन इन ट्रेंड। हमारी इकोनॉमी में हम देखते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्किप होते हुए ऑलमोस्ट डायरेक्टली आप कह सकते हो टर्शरी पे आप जो है जंप करके आप हमारी इकोनॉमी के एवोल्यूशन में। प्लस मेजॉरिटी जीवीए में कंट्रीब्यूशन आज की डेट में सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है, तो इसलिए भी क्रूशियल हो जाता है कि आपकी जीडीपी में मेजॉरिटी ग्रोथ को, इम्पेटस ग्रोथ को पुश देने वाला काम भी कौन कर रहा है? सर्विसेज सेक्टर कर रहा है। तो सर्विसेज सेक्टर के ऊपर सवाल जो है बनना लाजमी भी है और आपको पता भी, आपको कवर भी करना पड़ेगा इसको डिटेल में। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इफ वी वांट टू टेक अ डेफिनेशन ऑफ द सर्विसेज सेक्टर, तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट दिस पर्टिकुलर सेक्टर, activities providing services and not manufacturing of goods, includes things like information technology, telecommunication, finance, hospitality, healthcare, education, tourism, etc. है ना? प्लस सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस कहां देखने को मिलता है? मेजरली देखने को मिलता है कि ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमी, राइट, प्लस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, प्लस जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो बूस्ट एक्सपोर्ट। क्यों? जब हम देखते हैं हमारा जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स है उसमें वी आर इन सरप्लस। जो हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में सर्विसेज वाला कंपोनेंट है उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अवर एक्सपोर्ट्स, वेयर एज इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड वी आर इन अ डेफिसिट। हमारे वहां बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स में इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। तो क्रूशियली उसको बैलेंस करने में, ऑफसेट करने में सर्विसेज सेक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है अदा करता है। फर्दर करंट कंट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो सर्विसेज सेक्टर में तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हो कि इंडिया की जीडीपी का 55%, मोर देन 50% बहुत सेफली अज्यूम करके कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विसेज सेक्टर से रहा है। प्लस एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हैज बीन समवेयर एवरेजिंग अराउंड 7.2%, which is quite good. Also sustained growth despite global challenges like the COVID-19 pandemic। क्यों? हमारी बैकबोन है, हमारा आईटी सेक्टर जो है वो एक ऐसा कह लो सपोर्ट सिस्टम है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, राइट। टारगेट सरकार क्या एम करती है? टू इंक्रीज दिस कंट्रीब्यूशन इवन फर्दर, मेजरली रिलाइंग ऑन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के, और इनोवेशन को बेहतर बेहतर करके कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और ज्यादा निखारा जाए। ऑब्वियसली बात है कि सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट करने की बात हो रही है, जो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथेंड नहीं है, बट जहां पे हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं पर्टिकुलरली द सर्विसेज सेक्टर, उसको और बेटर करने में तो है ना, देयर नो हार्म इन दैट। इनफैक्ट हमारी वहां पे स्ट्रेंथ को और बिल्ड ही करेगा ये। चलिए, देन फर्दर टॉकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन में, so it employs nearly 50% of the total workforce, IT and IT enabled services, तकरीबन more than 4 million direct employment, plus tourism and hospitality generating employment for more than 4 crore people। ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ, ठीक है, कि डायरेक्टली हो सकता है उस इंडस्ट्री से ना हो, उनके ऊपर डिपेंडेंट जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसके थ्रू एम्प्लॉयड हो। प्लस फर्दर हेल्थ केयर, एजुकेशन,
विच आर ग्रोइंग फील्ड्स विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो ये सारा आपको देखने को मिलता है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन एज फार एज द सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज कंसर्न। चलिए फर्दर द इम्पोर्टेंट और यू कैन से की सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सो वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को हम ITES बोल देते हैं। तो इसमें आप कह सकते हो वी हैव बीन इमर्जिंग, वी हैव बीन ग्रोइंग एंड इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर अकाउंटिंग फॉर अराउंड 8% ऑफ द GDP, ऑल्सो प्रेजेंटिंग 50% ऑफ द टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। ये एक अच्छा कैसा आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ हमारा पोर्शन है। Then we have telecommunications subscriber base of over 1.2 billion people and rapidly growing, right? इसमें आपको देखने को मिलता है that we have grown, we have been at least मोबाइल इंटरनेट की पेनिट्रेशन अच्छी रही है पिछले बीते सालों में। Then moving to the financial services sector, सब सेक्टर, जिसमें आपके पास बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कैपिटल मार्केट्स हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलता है that India has been reckoning with the world, ग्लोबल लेवल पे भी इमर्ज कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स में हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स दे आर प्रीटी मच इंटरेस्टेड, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ दोज फास्टेस्ट इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, जिसके कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना हर कोई चाहता है, कि जिसकी ग्रोथ मोमेंटम से हर कोई फायदा उठाना चाहता है, राइट। सो दैट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल देयर एंड ऑफ कोर्स क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल, राइट। देन फर्दर हैविंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये क्या है? दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग समवेयर मोर देन 7 to 8% ऑफ GDP एंड की फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अच्छा, स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि जहां हम देखते हैं कि हेल्थ को लेके, रिलीजन या रिलीजियस टूरिज्म को लेके, स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेके, हेल्थ टूरिज्म को लेके, मेडिकल टूरिज्म है ना, मेडिकल टूरिज्म इज अ बेटर वर्ड which can be used here, so that is also favorable for our country। प्लस हेल्थ केयर की बात की जाए तो ग्रोइंग सेक्टर विद राइजिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, जिसमें आप अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की एक मिनट बात करो तो यू हैव हैड थिंग्स लाइक आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एटसेट्रा, राइट। चलिए ग्रेट। सो देन दीज वर द की सब सेक्टर्स। फर्दर मूविंग टू व्हाट हैव बीन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कि अगर हम देखें दैट व्हाट हैज बीन द सपोर्ट ऑन द पॉलिसी फ्रंट, केस फ्रंट पे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना एंड द नेशनल हेल्थ मिशन, राइट। ये मेजर हमें देखने को मिलता है कि बूस्ट पहुंचाने वाले इस सेक्टर में एरिया इनिशिएटिव्स रहे हैं। सो यू कैन से दैट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड द नॉलेज इकोनॉमी, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी जो है कई दफा जो है देखने को मिलता है हमें कि दैट दिस नॉलेज इकोनॉमी थिंग, कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो लेवरेज कर पाए, पहली बात तो वो नॉलेज गेन करे एंड फिर उस नॉलेज को गेन करके लेवरेज करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए, राइट। देन स्टार्टअप इंडिया प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, सर्विसेज सेक्टर में भी चाहिए बिल्कुल उद्यमशीलता हमें, है ना, और उद्यमी व्यक्ति और लोग हमें चाहिए। फंडिंग सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स, इंक्यूबेशन सपोर्ट्स, है ना, जैसे अटल इनोवेशन, ये सारे मिशन जो है सरकार ने चलाए, राइट। प्लस स्किल इंडिया मिशन अगेन एनहांसिंग वर्कफोर्स स्किल्स पर्टिकुलरली इन द सर्विसेज सेक्टर, राइट। क्यों? क्योंकि देखो सर्विसेज सेक्टर में एक जो अभी प्रेजेंट चैलेंज देखने को मिल रहा है दैट विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के ऊपर जो बिल्ड कर रहे हैं कि यू नीड टू हैव न्यू स्किल्स, यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स इन द वेक ऑफ दिस न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग, और इसमें आईटी सेक्टर जो है उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, क्रूशियल है थोड़ा, राइट। सो इंक्रीज एलोकेशंस टू ब्रिज स्किल गैप थ्रू द बजट सपोर्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए, देन यू हैव हैड द प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग इंडायरेक्टली बूस्टिंग कंस्ट्रक्शन इन रियल एस्टेट सर्विसेज। क्या आपको लग रहा होगा कि सर ये इसमें कैसे हेल्पफुल है? रियल एस्टेट सर्विसेज कंस्ट्रक्शन को इंडायरेक्टली बूस्ट करेगा, ठीक है। एंड नेशनल हेल्थ मिशन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग access to quality healthcare services to all the people in the country। चलिए, तो ये हम बोल सकते हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन द सर्विस सेक्टर। देन फर्दर टॉकिंग ऑफ व्हाट हैव बीन द डिफरेंट इश्यूज, सो वी हैव हैड स्किल मिसमैच, कि गैप बिटवीन द वर्कफोर्स स्किल्स एंड एम्प्लॉयर्स डिमांड्स, पर्टिकुलरली इन, अब आप कह सकते हो कि अभी ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के बाद से नए स्किल्स की खासकर रिक्वायरमेंट है। देन डिफिशिएंसीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे आप कह सकते हो कि एडिक्वेसी उतनी नहीं है, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा,
और ये जो है कहीं ना कहीं कैस्केडिंग के तौर पे ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। देन गवर्नमेंट या फिर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से issues on the regulatory side, that is complex regulatory frameworks and stifles entrepreneurship and innovation। कि देखो जहां पे भी आपको इन्वेस्टर की जहां पे भी इन्वेस्टर चाहेगा कि वो इन्वेस्ट करे, कहाँ चाहेगा, सोच के देखो खुद भी, अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, यू वुड वांट कि जल्दी हो काम, रिटर्न्स आए उसमें, आपके लिए हैसल ना हो, मस्ट बी हैसल फ्री। वो कैसे हो सकता है हैसल फ्री? अगर कंप्लायंसेस इजी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोएक्टिव सपोर्ट मेजर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है रेड टेपिज्म में नहीं है ना, चीजों को स्टक कर रही है, राइट। एंड द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, है ना, इसमें चलो ठीक है, अब रिकवरी तो हो गई है काफी हद तक, बट वो रिकवरी थोड़ी हमें वेन ऑफ होती हुई भी दिखाई दी पिछले एक साल के अंदर। सो सीवियर इम्पैक्ट रहा टूरिज्म पे, हॉस्पिटैलिटी पे, रिटेल पे, पर्टिकुलरली वो एरियाज जो, या वो स्टेट्स कह लो रादर, जो ज्यादा डिपेंडेंट है इन पर्टिकुलर एरियाज पे अपने ग्रोथ के लिए, है ना। सो देयर वर जॉब लॉसेस एंड बिजनेस क्लोजर्स एज वेल। बट चलो ठीक है, ये थोड़ा अब पुरानी बात हो गई, बट इसको मेंशन तो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो दीज वर सम ऑफ द challenges which we have seen with respect to services sector in India. Now coming to what are the future prospects. तो सबसे पहले तो देखो that technological integration, that is moving or keeping pace. You need to keep pace with the advent of new technology, adopting them and adapting yourself to that newer forms of technology, increasing use of artificial intelligence, big data analytics, and automation, right? And automation. Plus, it is enhancing service delivery and efficiency. It is going to enhance service delivery and efficiency. इसके अलावा फोकस किस पे है? इस पे होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी पे। दैट इज, आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट किया जाए। की सेक्टर्स जैसे टूरिज्म है, हेल्थ केयर है, अमंग अदर सेक्टर्स, अदर सब सेक्टर्स विद इन सर्विसेज। प्लस इफ वी टॉक ऑफ ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, दैट इज इंप्रूविंग क्वालिटी एंड इनोवेशन। पहली चीज, क्योंकि आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन रिमेन कम्पिटिटिव इन दिस हाईली, यू कैन से कम्पिटिटिव, और जहाँ पे इस दुनिया में कंपटीशन हर सेक्टर में है, बट इस सेक्टर में भी है ना। एंड ऑल्सो कीप द क्वालिटी अनकॉम्प्रोमाइज्ड। सो एनहांसिंग ग्लोबल स्टैंडिंग ऑफ इंडियन सर्विसेज, राइट, जिसमें ऑफ कोर्स वी आर है ना, जैसे हमारे पास कई अच्छे से ऐसे शहर हैं, बेंगलुरु है, पुणे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, गुरुग्राम है, राइट। जैसे बेंगलुरु को तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो वी नीड टू कीप दैट स्ट्रेंथ गोइंग फॉरवर्ड into becoming a developed country or $30 trillion economy by 2047. चलिए, then what can be the recommendations for future growth of the services sector? So first you can cite that you need to further enhance very crucial skill development, कि कौशल का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। That is aligning the demands of the industry, aligning the academia, research with the demands of the industry, contemporary demands of the industry, कि जो भी अभी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यू एमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके साथ आप अलाइन कर पाओ उन चीज़ों को, जिसमें आप कह सकते हो कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ट्राइंग टू डू सम ऑफ दोज थिंग्स एंड एड्रेस द स्किल गैप इन इट, राइट। देन फर्दर सेकेंड यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, that is increase investment to support service sector growth. Third, further simplification of any regulatory hurdles or issues, जिसमें आप कह सकते हो कि further streamline करा जा सकता है regulations को, foster ease of doing business and encourage entrepreneurship। अब तो चलो ease of doing business इंडेक्स का नेक्स्ट वर्जन जो है वर्ल्ड बैंक ने वापस लॉन्च किया है, तो उसमें रैंकिंग्स हमारी सही अच्छी रहे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट मिले फर्दर, right, and promotion of innovation, जिसमें particularly we need to further support the research and development, drive innovation and improve service delivery in this particular sector। तो कह सकते हो कि these can be some of the recommendations जो हमारी services sector को further और growth के path पे push करेंगी on a sustainable basis। चलिए, now further how we can conclude before we take some of the previous year questions। तो देखो सिंपल सा फंडा ये निकल के आता है कंक्लूजन में, दैट व्हेन वी टॉक ऑफ द सर्विसेज सेक्टर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, इट इज अ वेरी वाइटल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ। आपकी
जीडीपी ग्रोथ है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है फॉर पर्टिकुलरली द people who are into IT, ITES and other key subsectors उनके लिए. Second, second जो है government support, that is various initiatives further are needed to bolster the sector, including focus on digital transformation and sustainability, especially in the wake of Industrial Revolution 4.0 and the new technologies including artificial intelligence etc. And future prospects क्या है, address challenges to unlock the full potential and enhance its contribution to the growth of the economy. तो अब ये कह सकते हो कि it has been a strength, उस strength को further उस पे और strong होने के लिए we must ensure कि जहां पे इतना मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है सर्विसेज सेक्टर का वो फेड ना हो, वो वेन ऑफ ना हो, राइट? चलिए, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया. लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कि अब देखते हैं जो हमने कंटेंट डिस्कस किया है उसके बेसिस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs क्या दिखाई दे रहे हैं. देखो, एक सवाल क्या पूछा यूपीएससी ने, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, particularly of the micro, small, medium enterprises. Comment on the present policies of the government in this regard. तो बेसिकली सवाल ये पूछ रहा है कि अगर तेजी से आर्थिक तरक्की करनी है हमें, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में ग्रोथ, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी पर्टिकुलरली MSMEs का जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ना चाहिए, उसका शेयर बढ़ना चाहिए. इसी संदर्भ में जो सरकार की मौजूदा नीतियां हैं, प्रेजेंट पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उनके ऊपर कमेंट करके बताइए, राइट? सो अगेन ओवरव्यू, या फिर अगर आप बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हो तो रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ में यू कैन सिंपली से दैट यस दे एक्सेलरेट ग्रोथ थ्रू MSME डेवलपमेंट. इसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हो, या कॉन्ट्रीब्यूशन बता के स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें सिग्निफिकेंट शेयर जीडीपी का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डेटा, फोस्टर्स इनोवेशन एंड एनहांसिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल. देखो, ये मैंने ओपन एंडेड क्यों छोड़े हैं, क्योंकि ये आप जिस भी साल में मेंस लिख रहे हो, उस साल में अगर आप ऐसी कोई इंट्रोडक्शन बिल्ड कर रहे हो, तो आप उस साल का जो भी रेलेवेंट डेटा होगा, वो रेलेवेंट डेटा यहाँ पे यू कैन कोट टू बिल्ड एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन. ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? हम सिर्फ यहाँ पे हम एग्जैक्ट आंसर बिल्ड कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू गो अबाउट बिल्डिंग एन इफेक्टिव आंसर. देन फर्दर इंपॉर्टेंस इन इंडिया के बारे में बात कर सकते हो, दैट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज फोकस्ड ऑन बूस्टिंग दिस सेक्टर. तो इसमें से इट विल डिपेंड, आप स्टैटिक डेफिनेशन बेस्ड स्टार्ट करना चाहते हो या करंट बेस्ड स्टार्ट करना चाहो तो और बेटर होगा, क्योंकि सवाल का टोन जो है वो उसी नेचर का है, ठीक है? देन फर्दर मूविंग टू द main body part of the question, that is talking of the micro, small, medium enterprises. तो अगेन 3 मेजर पॉइंट्स आने जरूरी हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट में, दूसरा जीडीपी में, और तीसरा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ. सो यू कैन से दैट ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं MSMEs में कि इट हैज अ ग्रेट चंक ऑफ proportion for employment in India, providing not just jobs in the urban areas but also in the rural and semi-urban areas, plus alleviating poverty and reducing regional disparities. खास तौर से ये एक बहुत important point है. Then further, GDP में 30% of India's GDP, 1/2 of manufacturing output, and vital for increasing economic growth and living standards. Third, very important, innovation and entrepreneurship में contribution के forefront पे है, जल्दी अडेप्ट करता है मार्केट डिमांड्स को, और एक एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर को फॉस्टर करता है फॉर अ डायनामिक इकोनॉमी, राइट? क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर आप इतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, 1/3 के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इसमें स्कोप अच्छा है, जो हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं, राइट? चलिए, देन फर्दर इस क्वेश्चन में आप ये बता सकते हो कि करंट, ये आ जाएगा मेन बॉडी पार्ट का सेकंड, जो मेन बॉडी है उसका सेकंड पार्ट, दैट इज regarding what are the current government policies supporting the manufacturing and MSMEs. तो ये सारे हम डिस्कस करके आए हैं, जस्ट आपको ब्रीफली बता रहा हूँ. मेक इन इंडिया, MSME डेवलपमेंट एक्ट स्कीम्स, PLI स्कीम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, प्लस स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज, इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसका भी उल्लेख करके बता सकते हो. लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी
एक बार ब्रीफली उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है। तो ये सारे आपके मेन बॉडी में इनिशिएटिव्स जो हैं वो डल जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो फर्दर चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, लास्ट में कंक्लूड करते हुए कि ऑल्दो ये सारे काम हुए हैं, देयर आर स्टिल challenges that remain, which include access to finance, पैसा, दूसरा market volatility and adoption of technology. So these bullet points can be with respect to जो challenges रहते हैं इस particular sector में। ठीक है, चलो। तो लास्ट में कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि देखो, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खास तौर से जो सवाल ने बात की थी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, एमएसएमईज की, दे आर प्रीटी मच क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। और करंट पॉलिसी जो है वो एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एड्रेसिंग वेरियस चैलेंजेस एंड हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज। हाउएवर, एंड दिस इज अ बिग हाउएवर, कंटिन्यूअस एफर्ट जो है दे आर रिक्वायर्ड, ताकि ये इंश्योर किया जा सके ये एंटरप्राइजेस थ्राइव करें, कंट्रीब्यूट करें सिग्निफिकेंटली टू अ रोबस्ट एंड रेजिलिएंट इकोनॉमी, और इस इकोसिस्टम को फर्दर स्ट्रेंथन करें, दिस एंटायर सेकेंडरी सेक्टर एंड एमएसएमई इकोसिस्टम, ताकि एक सस्टेनेबल पाथ डेवलपमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके हमारी ग्रोथ के लिए। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन गिव अ कंक्लूजन टू दिस क्वेश्चन। चलिए एक और अगला सवाल देखते हैं, दैट इज success of Make in India program depends on the success of Skill India program and radical labor reforms. Discuss with logical arguments. अब देखो, दो प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ नॉलेज होनी चाहिए। अब ये करंट बेस्ड सवाल है, जिसने अगर नहीं पढ़ा है, करंट पॉलिसीज के ऊपर तैयार नहीं किया है, उसके लिए ये सवाल एक सिरदर्द बन जाएगा। इसको एड्रेस करना विल बी वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट, हम बोल सकते हैं डिफिकल्टी साइड पे है। क्यों है? क्योंकि दोनों प्रोग्राम्स को लेके इंटरट्वाइन करके एक सवाल बना दिया एंड डिस्कस विद लॉजिकल आर्गुमेंट्स बोल रहा है। तो इसी को हाईलाइट करके स्टार्ट कर सकते हो, द क्रिटिकल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड द स्किल इंडिया प्रोग्राम। दोनों को कह सकते हो आर इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजी, किसके लिए? टू एनहांस इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाने के लिए। इनके बीच के रिलेशनशिप को समझना जो है इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपने इसी स्टेटमेंट के आधार पे एक इंट्रोडक्शन को यहाँ पे बिल्ड किया है। सो फर्दर मूविंग टू द मेन बॉडी पार्ट, सो मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया। तो दोनों प्रोग्राम्स के बारे में ब्रीफली जानना जरूरी है पहले हमारे लिए। सो यू हैव हैड दिस मेक इन इंडिया 2014 वाला लॉन्च, अगेन 2014 वाला लॉन्च स्किल इंडिया का। ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, जो मेक इन इंडिया का टारगेट है। इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी कंट्रीब्यूशन टू 25% बाय FY 25-26। ठीक है, स्किल इंडिया एड्रेस स्किल गैप। अब देखो, स्किल गैप एड्रेस करके ही आप मैन्युफैक्चरिंग हब जो है बन सकते हो, जीडीपी कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनना कंटिंजेंट या डिपेंडेंट किसके ऊपर है? कितने इफेक्टिवली स्किल्स वाले गैप को एड्रेस करते हो। जितने इफेक्टिवली स्किल्स वाले गैप को एड्रेस करोगे, जितना बेटर स्किल करोगे अपने वर्कफोर्स को, उतना आसान या कह लो उतना ईज आउट होगा इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना। राइट, जो सवाल ने पूछा बेसिकली। देन इसका टारगेट क्या है? इक्विपिंग 400 मिलियन पीपल विद रिलेवेंट स्किल्स प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वर्कफोर्स रेडीनेस फॉर इंडस्ट्रियल रोल्स। सो दीज आर द ब्रीफ आउटलाइंस जो आपको बतानी पड़ेंगी फॉर मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया इनिशिएटिव। चलो, नाउ कमिंग टू द वेरी क्रूशियल मेन बॉडी पार्ट, जहां पे आ जाएगी व्हाट इज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दीज टू प्रोग्राम्स। सवाल की बिल्कुल मेन नीड या मेन डिमांड जो सेंट्रल फोकस है उस पे आने से पहले थोड़ा सा मेक इन इंडिया स्किल इंडिया के बारे में आउटलाइन कर दोगे तो बेटर रहेगा, दैट यू हैव गिवन अ ब्रीफ आइडिया ऑफ बोथ ऑफ देम एंड देन इंटरलिंकिंग द और ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन बोथ ऑफ दीज, या इंटरडिपेंडेंस कैसी है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वर्कफोर्स रेडीनेस इज रिक्वायर्ड, जिसमें आप बोल सकते हो स्किल्ड वर्कफोर्स इज एसेंशियल फॉर मेक इन इंडिया। 90% of workforce is in informal sector having very inadequacy in terms of skill. So Skill India provides industry relevant training and skill upgradation में help करेगा। Second, job creation. So 10 million से ज़्यादा individuals have been skilled or have been provided some certain skills by the Skill India mission. Further, needed to make in India or skilled labor
जो सॉरी स्किल्ड लेबर नीडेड टू मीट मेक इन इंडिया जॉब क्रिएशन गोल्स, उसके लिए भी जरूरी है ना। फर्दर इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी की जहां पे बात आती है, यू नीड टू एनहांस द लेवल ऑफ स्किल प्रोडक्टिविटी, प्लस इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस एफर्ट, कंटिन्यूअस लर्निंग ड्राइव्स इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा नहीं हो सकता, यू कैन नॉट बी अ डेड हॉर्स, यू कैन नॉट स्टैग्नेट। अगर आप स्टैग्नेट करते हो in terms of skills, you become outdated, you become obsolete with time, right? Then further attracting investment, कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह उभरना है तो स्किल फोर्स जो है, स्किल्ड वर्कफोर्स सॉरी, जो कि स्किल इंडिया से आएगा या आ रहा है, that will further boost the confidence of investors, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे $81 बिलियन से ज्यादा का FDI attributed to skilled labor and business environment. So both domestic and international investments को ड्राइव करने के लिए you need this support, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन, जहां हमने इंटरडिपेंडेंस एस्टैब्लिश कर दिया बिटवीन स्किल इंडिया एंड मेक इन इंडिया, दोनों के बीच में। चलो, सो नाउ कमिंग टू चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन फॉर स्किल इंडिया एंड मेक इन इंडिया। तो पहला तो यही आ जाएगा कि इसमें चैलेंजेस और सॉल्यूशन क्या है स्किल मिसमैच में, है ना, कि इतने परसेंट एम्प्लॉयज दे रिपोर्टेड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग स्किल्ड कैंडिडेट्स, एंड सॉल्यूशन एंगेज इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स टू एनहांस रिलेवेंट ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम उनका ले सकते हो। सेकेंड इज अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी। तो कम अवेयरनेस है अमंग पोटेंशियल ट्रेनीज स्पेशली इन रूरल एरियाज। सोल्यूशन क्या है, एक्सपैंड करो पार्टनरशिप को लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, आउटरीच को इंप्रूव करो, आप लूप इन कर सकते हो CSOs को भी इसके साथ। Further, infrastructure and providing quality. That is, challenge lies in variability, training center qualities. Variability है उसके अंदर हर जगह आप ये कह सकते हो कि it is not very uniform, है ना। Plus, strengthen infrastructure, enforce accreditation, standardized training programs, जिससे क्या हो कि जिससे एक टाइप ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ सके, या एक बेटर वर्ड यूज कर सकते हो सम सॉर्ट ऑफ पैरिटी, थोड़ी समानता आ सके, इतना ज्यादा जो है डिस्टॉर्शन देखने को ना मिले अमंग वेरियस सच सेंटर्स। चलिए, so that is the concluding part now, last वाला के interdependence of make in India and skill India, coming to the last part, how can we conclude or what can be the conclusion। तो देखो, सक्सेस जो है of course make in India की depends on success of the skill India initiative, क्योंकि ये स्किल्ड वर्कफोर्स जो है क्रूशियल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना हो या आपको GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना हो इसका GVA में, तो भी ये क्रूशियल है। सो यू नीड टू एड्रेस चैलेंजेस सच एज टैकल दीज इश्यूज, ensure seamless integration of both the programs। फर्दर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्रिएट करेगा, एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने में, हार्नेस करने में आपको हेल्प करेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिमिटेड विंडो अपॉर्चुनिटी, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। आई एम सो सॉरी, एक मिनट, हाँ, दिस पर्टिकुलरली इसके बारे में मैं कह रहा था, दैट दिस इज नॉट एन इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ लिमिटेड विंडो, this is a limited window opportunity, right? And you need to have a symbiotic relationship, that is collaboration between initiatives and key to national prosperity। तो इन पॉइंट्स को यूज करके आप जैसे चाहो अपना कंक्लूडिंग नोट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो लेट्स टेक अनदर PYQ, एक और सवाल देखते हैं फटाफट। अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। सेकंड, suggest measures of more labor intensive rather than capital intensive exports। 150 10 मार्क। देखो, दो पार्ट्स हैं सवाल के। पहला कह रहा है कि अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। दूसरा कह रहा है कि ऐसे समाधान बताओ जिससे लेबर इंटेंसिव रिपोर्ट्स लेबर इंटेंसिव जो है ज्यादा एक्सपोर्ट्स बूस्ट किए जा सके देन कैपिटल इंटेंसिव, मतलब इसका समाधान मांग रहा है। तो इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो डेटा बेस्ड कुछ, अगर चाहो तो, कि रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, उसके साथ साथ लेबर एक्सटेंसिव इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स एंड एनालिसिस का, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों में कंट्रीब्यूट करेगा, ये हम कंटेंट ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सेकंड, फोकस ऑन लेवरेजिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, चैलेंजेस फ्रॉम शिफ्ट टू
कैपिटल इंटेंसिव ट्रेंड्स। ठीक है, कि लेबर इंटेंसिव क्यों चाहिए, क्योंकि भाई इतनी तुम्हारी जनसंख्या है, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करोगे, एक बात। दूसरी बात इसके साथ साथ कि अगर जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी कम करना है तो भी ग्रोथ में इनका योगदान बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात यहाँ पे बीच में दिमाग में होनी चाहिए। फोकस एंड एनालिसिस क्या रह सकता है यहाँ पे, रीजंस फॉर फेलियर, मेजर्स टू प्रमोट दीज एक्सपोर्ट्स एंड सपोर्ट सिस्टम्स बाय द गवर्नमेंट। तो ये वाला पार्ट यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन बिल्ड दिस इंट्रोडक्शन, ये ऊपर वाला रोल यूज करके। ठीक है, चलो फर्दर मूविंग टू द मेन बॉडी पार्ट, दैट इज रीजन और द कॉजेस फॉर शिफ्ट टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स क्या रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी कह लो, जिसमें ऑटोमेशन जो है काफी हुआ है, जिसमें इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्फेसाइज ऑन कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, लेस जॉब्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। फर्दर इसके बाद ग्लोबल कंपटीशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स, दैट इज कंट्रीज लाइक पर्टिकुलरली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन से, है ना, एंड स्टैग्नेशन इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, जो एक डीपीआईआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से कोट कर रहे हैं हम। Third, you can talk of the support on the policy front or policy framework. That is, these favor large scale manufacturing and capital investment. Plus, PLA scheme mainly benefit करता है large manufacturers को, labor intensive को उतना support नहीं provide करता, usually कह सकते हो overlook कर रहा है, right? Also, inadequate infrastructure, जिसमें India was ranked 44th in 2020 logistics performance index by World Bank, right? So infrastructure challenges, particularly SMEs की, small and medium enterprises के competitiveness को कम करते हैं। Plus the skill mismatch, ये चलो इसके बारे में भी बात करके आए, तो ये आपको पता ही है, right? So these were the reasons. Now moving to कि आप कैसे, जो आपका मेन बॉडी का दूसरा पार्ट रहेगा, ये तो आपने बता दिया the scenario. Now what can be the measures to promote labor intensive exports, के ये labor intensive exports को promote करने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, जो सवाल ने मेनली, जो सेंट्रल फोकस है सवाल का जो पूछा था, राइट? सो फर्स्ट, पॉलिसी रिफॉर्म्स, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, एक्सपोर्ट मार्केट एक्सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग, ये सारी चीजें जो हैं हम कर सकते हैं, ये आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक, सो फर्स्ट पॉलिसी रिफॉर्म्स में स्पेसिफिक इंसेंटिव्स फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, मतलब कैपिटल इंटेंसिव से हटके आपको अलग से आइडेंटिफाई करके उनके लिए सपोर्ट मेजर्स लाने होंगे, इंक्लूडिंग टेलर्ड थिंग्स फॉर एमएसएमई स्कीम्स, टेक्सटाइल्स, लेदर, हैंडीक्राफ्ट के लिए जो लेबर इंटेंसिव हैं। सेकंड, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनके लिए, है ना, जिसमें आप दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तर्ज पे काम और आगे अच्छा कर सकते हो। देन improvement in infrastructure, things like implementing गति शक्ति plan to improve logistics, transportation, और cost घटाओ और efficiency बढ़ाओ कह सकते हो। Very important, access to finance। अब देखो फाइनेंस बड़े उद्योगपतियों को नहीं, छोटे स्मॉल, है ना, एंड ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट, एंड सपोर्टिंग फाइनेंशियल लीड्स ऑफ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स, खासतौर से उसको ध्यान में रखते हुए। देन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट मार्केट एक्सेस, कैसे लेवरेज किया जा सकता है इन स्कीम्स के थ्रू एमएसएमईज के एक्सेस को बढ़ाने के लिए, एमएसएमईज को और एक्सपोर्ट्स में प्रमोट करने के लिए। देन सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग। सो दीज कैन बी द मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन टू प्रमोट लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। चलिए, नाउ मूविंग टू नाउ कंक्लूडिंग पार्ट पे चलते हैं। सो प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स में चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज बता दी, प्रपोज्ड सॉल्यूशंस जो हैं, दैट इज टारगेटेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, स्किल डेवलपमेंट टेलर्ड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटेंसिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड एनहांस फाइनेंस फॉर एमएसएमईज। आउटकम, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा। क्यों लेबर इंटेंसिव क्यों चाहिए? अगर वाकई में डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है तो यू नीड सच इनिशिएटिव्स। ठीक है बच्चे, चलो, सो आई बिलीव दिस इज अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया है। एक और पीवाईक्यू ले लेते हैं आज, फिर क्लोज करेंगे आज का सेशन हमारा। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग्ड बिहाइंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन इंडिया इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। गिव रीजंस, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, हाउ फार
the recent change in industrial policy or how far the recent changes in industrial policy are capable of increasing the industrial growth rate. अब देखो ये थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है क्योंकि करंट की नॉलेज भी डिमांड करता है। तो इंट्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ ध्यान रखना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से ट्रेस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ मेंशन किया है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो ये आपके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है 1991 के, उसके साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको मेंशन करना जरूरी है। सेकंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसके बाद मेंशन कर सकते हो, एंड फोकस ऑफ एनालिसिस आपका रहना चाहिए इंडस्ट्री की ग्रोथ जो लैग करी एंड इंपैक्ट ऑफ रीसेंट चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो ये सवाल का दूसरा पार्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे कंस्ट्रक्ट होगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चे। चलो, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रीजंस फॉर लैग इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अगर हम आउटलाइन करना स्टार्ट करें, जो मेन बॉडी का पहला पार्ट आएगा, so we can say there have been structural issues जैसे dual structure dominance of large firms and struggling small and medium enterprises, जहां पे SME जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं तकरीबन 30% ऑफ जीडीपी, बट फेस करते हैं चैलेंजेस इन एक्सेसिंग फाइनेंस, टेक एंड मार्केट्स, ठीक है। सेकंड, पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज पुअर ट्रांसपोर्टेशन, पावर सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, ये तीनों को याद रखना, TPL दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, पावर एंड लॉजिस्टिक्स। सो ये डेटा आप कोड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। देन पावर आउटेजेस, एक मिनट, पावर आउटेजेस एंड ट्रांसपोर्टेशन डिलेस कॉस्ट बढ़ाते हैं और लॉसेस माउंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं। फर्दर रेगुलेटरी बॉटलनेक्स इश्यूज, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन जस्ट गिव इट योर ओन थिंग, ठीक है, ये पता ही हमें। फर्दर इसी रीजंस को आगे कंटिन्यू करते हुए कह सकते हो लैक इन इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना, जस्ट 0.7% एज कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। चाइना जो है तकरीबन 8 to 10% कई बार खर्च करता है अपने इनोवेशन के लिए। रिलायंस ऑन आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज, है ना, कि स्टेट ऑफ द आर्ट या फिर पायनियर टेक्नोलॉजीज का मिसिंग होना, राइट। Then further competition from already established giants, उनके साथ compete करना, जिसमें pressure to improve efficiency as well as quality due to global rivals and low cost manufacturing hubs, particularly in Southeast Asia, they reduce India's market share, है ना। Countries like Thailand, China, Vietnam, Indonesia, they are providing you competition. देन द इशू ऑफ स्किल मिसमैच, है ना, ये तो चलो पॉइंट हमने इसके बारे में बात की ही है। तो ये वाला एक और आप रीजन लिख सकते हो फॉर लैग इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो देखो इसमें स्कोप अच्छा खासा था, ये कई सारे डिमेंशंस के अक्रॉस आपको इसको डाइवर्सिफाई करके बताना पड़ना था, क्योंकि ये मेन सवाल ने पूछा ही है कि इसमें ऐसे क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो लैग किया है, ठीक है। चलो, देन कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर मेन बॉडी। अब देखो सवाल के दो पार्ट थे, पहला पार्ट हमने एड्रेस कर दिया है सक्सेसफुली, दूसरा पार्ट ने जो है कहा था ये आउटलाइन करने के लिए रीसेंट चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर पोटेंशियल इंपैक्ट। सो फर्स्ट इज जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम डिस्कस करके आए, उसको लिख सकते हो। आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव, इसके बारे में बात कर सकते हो। फर्दर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इन सभी के क्रॉस आप बात कर सकते हो। ये सारा आपका देखो, अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये क्वेश्चन जो है इट डिमांड्स योर नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। ये आपको कोई भी घुट्टी जो है इस पे ला नहीं सकता, इसमें आपकी खुद की मेहनत है बच्चे। ये आपने जितना करंट अच्छे से कर रखा है यहाँ पे आपका काम आएगा, ठीक है। चलो, ये हो गए कुछ पॉइंट्स। फर्दर इसी को बढ़ाते हुए आगे कि अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे तो एक वे फॉरवर्ड पे एनहांसिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या लिख सकते हैं, तो आपको यू नीड टू स्ट्रेंथन फर्दर योर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, फॉस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्ट्रीमलाइन योर लेबर लॉज। अब आपने देखो इसमें दिक्कत क्या है, आपने लेबर लॉज को कंसोलिडेट तो कर दिया लेकिन आज तक भी आप उनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अब या तो बात करो, डिलिबरेट, डिस्कस एंड हैव अ डायलॉग
उसको डिफ्यूज करो सिचुएशन को, वो वहां पे एक स्टेलमेट बना हुआ है, वो कब से जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाए ठीक से, तो उसको उसके लिए यू नीड टू टॉक इट आउट. फर्दर एनहांसिंग ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस, promoting sustainable practices within your sectors, and continuous monitoring and feedback mechanism, very crucial. जो इंडस्ट्री के फीडबैक और कंडक्ट रेगुलर असेसमेंट्स एंड पॉलिसी एडजस्टमेंट्स, ये प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिल भी रहा है वैसे तो. ठीक है, तो इस आप कह सकते हो इस तर्ज पे आप इसको कंक्लूड सवाल को कर सकते हो. लास्टली जस्ट एंडिंग दिस, सो चैलेंजेस पॉलिसी चेंजेस है ना, ये हमने वे फॉरवर्ड ये बात कर ली. आउटकम जो है that is going to unlock the potential of the sector and significant contribution to our economic growth. Again, you can mention the target of Amrit Kal as well, that is India at 2047. इस तरह से इसको कंक्लूड किया जा सकता है. ठीक है जी, चलो. सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. ये वाला सेशन आज हम यही खत्म कर रहे हैं, यहां से कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. अच्छा, ये QR कोड स्कैन करके यू कैन लैंड अप एट द टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको सर्वाधार प्रतिबद्ध सारे इनिशिएटिव्स के कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, जाते जाते बस एक बार लाइक कर दो यार, है ना, और शेयर कर दो सेशन को, सो दैट वी कैन स्प्रेड द गुड वर्ड, वी कैन हैव मोर पीपल हु आर अट्यून्ड, हु आर जॉइनिंग अस इन दिस ड्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, मेंस वाली पर्टिकुलरली जो यहाँ पे हमारी प्रतिबद्ध सीरीज है. चलिए, so this is Piyush signing off. Thank you so much. मिलेंगे अगले सेशन में. Until then, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत.